जिन लोगों की सियासी बिसात इस कदर कमजोर थी कि वो 40 दिनों में एक दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की जुर्रत नहीं कर पाए, उन्हें एक ऐसी हुकूमत को गिराकर पाकिस्तान की बागडोर पकड़ाई गई जिसने गुज़श्ता 6 माह में 54 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाने और गैर मकबूल फैसले करने का खतरा मोल लिया था। 30 साल का तजर्बा रखने वाली शहबाज शरीफ जमा जरदारी हुकूमत जब IMF के सामने कशकोल लेकर पहुंची तो उन्होंने कशकोल की सम देखना भी गवारा न किया। ना कोई वादा फरदा और ना कोई उम्मीद दिलासा। कहा गया जाओ और अपने अवाम की मजीद खाल खींचो, बोटियां नोचो और उन तमाम बैंकों और कर्जा देने वाले इदारों का कर्जा वापस करने का बंदोबस्त करो। जब तुम्हारे दामन में अवाम का खून पसीना निचोड़कर इतने पैसे हो जाएं कि तुम कर्जे की किस्त अदा करने के काबिल हो जाओ तो फिर तुम अपना भिखारियों वाला चेहरा हमारे सामने लाना, हम तुम्हारी दरखास्त पर गौर करेंगे। IMF पाकिस्तान को जो रकम देता है उसमें से $1 भी खर्च करने की इजाजत नहीं होती। ये रकम एक जमानत के तौर पर पाकिस्तान के स्टेट बैंक में पड़ी रहती है। हुकूमत लोगों पर टैक्स लगाकर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के भेजे हुए डॉलरों को इकट्ठा करके और बरामदात से मिलने वाले ज़र मुबादला को मिलाकर इन तमाम बैंकों और मालियाती इदारों के कर्जे की किस्त अदा करती रहती है जिनसे हुकूमतों ने अपनी अय्याशियों के लिए कर्ज ले रखा है। ये रकम इसलिए पड़ी होती है ताकि ये तमाम बड़े बड़े बैंक और मालियाती इदारे इस बात से बेफिक्र हो जाएं कि उनका सरमाया कहीं डूब जाएगा। इसे IMF का साख्तमानी तत्बीक कहते हैं, यानी एक ऐसा प्रोग्राम जिसके तहत हुकूमतों के मुआशी और सियासी ढांचों को कर्ज खा की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाता है। किसी भी मुल्क को सरमाया फराहम करने के लिए IMF के 3 मकासद और अहदाफ होते हैं। पहला ये कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हुकूमत ने जो कर्जे लिए हुए हैं उन्हें वापस करेगी। दूसरा ये कि मईशत को हुकूमती जकड़बंदियों से आजाद कराया जाए और आलमी मंडी में मौजूद सरमायादारों को इस मुल्क के वसाइल से खुलकर खेलने के मौके फराहम किए जाएं। और तीसरा लेकिन सबसे अहम हदफ यह है कि मुल्कों को पहले से लिए गए कर्जों की दलदल से निकाले बगैर दुनिया के बैंकों से मजीद कर्ज लेने के लिए रास्ता हमवार किया जाए ताकि ये मजीद कर्ज की दलदल में फंस जाएं। IMF इन पाकिस्तानी हुक्मरानों को खूब पहचानता है। वो इन चेहरों को तवातुर के साथ 1988 से देखता चला आ रहा है। उसे मालूम है कि जब भी उमूमन सियासी हुकूमतें बरसरे इक़्तिदार आती हैं तो वो अपना तायुश और अल्ले तल्लों के लिए कर्ज पर कर्ज लेती जाती हैं और अपने सरमायादार सियासी डोनर्स को खुश रखने के लिए उन पर किसी किस्म का सख्त टैक्स लगाने की बजाय मजीद कर्जा लेती हैं जो किस्त के तौर पर अवाम अदा करते हैं। और 2D और कासा लैस हुकूमतों को आलमी मालियाती फंड के गुमाश्ते, जिन्हें इकनॉमिक हिटमैन कहा जाता है, वो मुसलसल शीशे में उतारते रहते हैं। ये गुमाश्ते ऐसे तमाम ममालिक में जाते हैं जिनके पास मादनियात के खजाने और ज़रई जमीनें होती हैं, मगर वहां पर हुक्मरान बददियानत और करप्ट होते हैं जिनको रिश्वत, किकबैक और बैरून मुल्क असासों का लालच देकर वो उनसे ऐसे बड़े बड़े मंसूबों के लिए कर्जे मंजूर करवाते हैं जिनकी उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं होती। इसकी अहम तरीन मिसाल मोटरवे है। मोटरवे इस मकसद के लिए बनाए जाते हैं ताकि खेतों की पैदावार और सनतों का सामान बआसानी मंडियों तक पहुंचे या फिर मादनियात को निकाल कर बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क भेजा जाए। लेकिन होता यह है कि ना तो मजीद सनतें लगाने के लिए कर्जा लिया जाता है और ना ही मादनी वसाइल को इस्तेमाल करके आला टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए कर्ज हासिल किया जाता है। सिर्फ मोटरवे बनाई जाती है जिसके बनाने के लिए जो आलमी कंपनियां पाकिस्तान आती हैं सारे का सारा कर्जा वापस कमा कर अपने मुल्क ले जाती हैं। आज भी हमारे पहले मोटरवे के 400 किलोमीटर के दोनों जानिब करोड़ों भूखे नंगे, बीमार, गुर्बत और अफलास के मारे हुए आबाद हैं जो कपास और चावल उगाकर ज़र मुबादला कमाते हैं ताकि उस मोटरवे का कर्ज अदा करें जो एक हुक्मरान के शौक की तकमील के लिए हासिल किया गया था। कोई भी हुकूमत सेहत, तालीम, साफ पानी, सीवरेज या आम आदमी की खुशहाली के लिए कर्ज नहीं लेती, लेकिन बैरूनी कर्ज की वापसी उन्हीं गरीबों पर टैक्स लगाकर की जाती है। पाकिस्तान में ऐसे तमाम लोग जो सरमायादार और मालदार हैं उनकी आमदन पर टैक्स ना होने के बराबर है, जबकि मुल्क का 90% से ज्यादा टैक्स आम आदमी से वसूल किया जाता है। साबुन, तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, दाल, चावल, चीनी, जूते, कपड़े, बस का किराया, रेल का टिकट, गरज हर वो चीज जो इस मुल्क में बनती और पैदा होती है, जब एक आम शहरी उसे खरीदने जाता है तो टैक्स अदा करता है। लेकिन वो सरमायादार जो ये तमाम अशिया बनाता है या वो जमींदार जो फसल उगाता है उसकी आमदन पर टैक्स नहीं लगाया जाता। एकड़ों पर फैले रकबे पर उगने वाले टमाटरों से मुनाफा कमाने वाला टैक्स नहीं देता। उन टमाटरों से चटनी बनाने वाला सरमायादार टैक्स नहीं देता। लेकिन एक आम आदमी जब वो चटनी की बोतल खरीदता है तो उस पर सेल्स टैक्स देता है। ये वो गोरख धंधा है जिससे मुल्कों की मईशत तबाह बर्बाद होती है और मुल्क आलमी मालियाती इदारों के दरवाजों पर मुसलसल कशकोल लिए खड़े होते हैं। इस सारे कजिए में 3 लोगों की चांदी होती है। पहले नंबर पर वो आलमी बैंक और मालियाती जो कर्ज देते हैं,
اور سود سمیت وصول کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ان مقروض ملکوں میں انفراسٹرکچر منصوبوں پر کام کرتی ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ بددیانت حکمران جو ان کمپنیوں سے کک بیک یا کمیشن لیتے ہیں یا پھر ان کے فرنٹ مین ان عالمی کمپنیوں کے پارٹنر بن کر منافع کماتے ہیں۔ آپ ان تینوں کے احساسوں کا جائزہ لے لیں، آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ بینک دن بدن وسیع ہوتے جاتے ہیں، عالمی کمپنیوں کا جال بھی پھیلتا چلا جاتا ہے، اور بددیانت اور کرپٹ حکمرانوں کی ملک اور بیرون ملک جائیدادوں میں دن دوگنا رات چوگنا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ ہے IMF اور عالمی مالیاتی سودی نظام کا جال۔ لیکن ایک وقت ان ملکوں پر یہ آتا ہے کہ بیچنے کے لیے تن کے کپڑے بھی باقی نہیں رہتے، اور یوں پھر دنیا بھر کی معاشی قوتیں خون خار بھیڑیوں کی طرح ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے دوڑتی ہیں۔ 1974 میں نائجیریا دنیا کی تیسری بڑی تیل برآمد کرنے والی معیشت تھا، لیکن IMF، عالمی مالیاتی اداروں اور کرپٹ حکمرانوں کی ملی بھگت سے آج نائجیریا کے تمام تیل کے ذخائر، جو ابھی بھی دنیا کا تیسرا بڑا ذخیرہ ہیں، مگر وہ اب نائجیریا کی نہیں بلکہ برٹش پیٹرولیم، شیل اور ایکسون کی ملکیت ہیں۔ یہ کمپنیاں ان تمام ذخائر سے تیل نکالتی ہیں اور پھر اسی نائجیریا کے عوام کو ان کا اپنا تیل واپس بیچتی ہیں۔ پاکستان کے بھکاری حکمران بھی گزشتہ 61 سالوں میں 22 دفعہ IMF کے دروازے پر کشکول لے کر جا چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ IMF نے موجودہ حکومت کو سرمایہ فراہم نہیں کیا تو پھر امریکہ نے عمران حکومت کیوں تبدیل کروائی؟ میں نے 1 سال پہلے لکھا تھا کہ پاکستان میں حکومت اس لیے تبدیل کروائی جائے گی تاکہ پاکستان کو ڈیفالٹ کی سطح پر لایا جائے گا۔ ایسا اگر خدا نخواستہ ہو گیا تو پھر عالمی معاشی بھیڑیے ہمیں کسی بھی قسم کا ریلیف دینے سے پہلے ایک ہی چیز کا سوال کریں گے، اور وہ ہے ہمارا ایٹمی پروگرام۔ اس سوال کا جواب کیا ہوگا، کون دے گا اور کیسے دے گا، یہ اگلے چند ہفتوں میں پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ، معاملہ اور سوال ہوگا۔